ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही ख़ास मेहमान who's been here twice before, I believe. He's an economist and the former chairman of the Economic Advisory Group. Javed Hassan sahab, sir, thank you so much for coming back to our show. Thank you Muzamil for having me again. थोड़ा सा मैं एक थोड़े सोबर से टाइम्स हैं अनफॉर्चुनेटली, वो शायद एक्साइटमेंट हमारे अंदर नहीं है जो कि साल डेढ़ साल पहले थी. लास्ट हमारी जो कॉन्वर्जेसन हुई थी उसके ऊपर वी टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमी एंड यू टॉक्ड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड इट्स, आई बी वेरी ऑनेस्ट, एट दैट टाइम इवन इट वाज हार्ड फॉर मी टू रियली बिलीव डिफ़ॉल्ट. रियली चलो हो सकता है, बट someone would come in and someone somewhere would do something to stop it. Unfortunately, we're at a point where, as radical as it is, it seems like हम बिल्कुल उसके अब, और ये मुझे नहीं पता ये कब जाएगी, most likely 7 days after we're recording. Up until right now, the IMF deal hasn't been signed, although we're hearing that it might be signed soon. But unfortunately, we're at a point जहाँ पर default seems like a very real possibility. And in a lot of ways, जैसे जैसे हम उसके करीब आए, तो एक conversation, एक discussion start हो गई जिसमें ये बात काफ़ी हद तक clear हो गई कि default or no default, the way that the economy is currently working now is just unsustainable, irrespective, right? So थोड़ा सा मैं conversation start करूँगा. मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि what happened in the last 6 to 8 months. I mean, we spoke and we were hearing कि यार बड़े बुरे हालात हैं, maybe. But अगर आपने पैसिव इनकम के बारे में परेशान है, खासकर आजकल की इकोनॉमी में जहाँ पर ऑलरेडी कैश कंटिन्यूअसली बर्न हो रहा है और इन्फ्लेशन हमें मार रही है, तो आई एम प्राउड टू अनाउंस दैट दिस वीडियो इज़ इन पार्टनरशिप विद सरमाया फाइनेंशियल्स. यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि दे आर ऑफरिंग 2 वेरी वेरी कूल ट्रेनिंग्स. कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स, जिसमें आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सीखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे टू फिगर आउट कि वो एक अच्छी कंपनी है टू इन्वेस्ट इन. और दूसरी ट्रेनिंग है टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जिसमें आप सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट ट्रेडेबल एसेट्स लाइक कमोडिटीज, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो के अंदर थोड़े से पैसे लगाकर बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं. पर्सनली ये ट्रेनिंग मैंने भी ली है एंड इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल. आई वुड रिकमेंड कि आप ये ट्रेनिंग चेकआउट करें. द लिंक टू द ट्रेनिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. चेक देम आउट एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी. एंड नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. जो लास्ट मिले थे मुज़म्मिल, चीज़ें ख़राब होने लगी थी. वी वर गोइंग डाउन हिल एनीवे. वो जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी शुरू हो गई. उसके बाद आपकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक मेजर होता है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप. मैंने शायद पहले भी मेंशन करा था, वो 6-7% था बिफोर 7th of April. वो एक बैग 20% गया, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते इवन 85% तक गया. अब कोई 45-50% है. इफेक्टिवली एनी टाइम यू आर अबव 40%, इट मीन्स यू आर कट आउट ऑफ द क्रेडिट मार्केट्स इंटरनेशनली. आपकी बॉन्ड अभी जो है 24 यूरो सकूक बॉन्ड, वो कोई 65-68% पर यील्ड टू मैच्योरिटी है उसकी. मतलब आपको इंटरेस्ट रेट उस पर कोई 68% 1 साल के बॉन्ड पर मिल रहा है. तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट रेटिंग्स ऑलरेडी के करीब है, तो आपको एक्सेस नहीं है क्रेडिट मार्केट्स. तो आप जो इफ़ेक्टिवली पैसे मिल सकते हैं वो बस आइदर आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, मल्टीलैटरल्स हैं, वर्ल्ड बैंक, ADB, AIB, इस किस्म के इंस्टीट्यूशंस, प्लस IMF ऑफ कोर्स, प्लस आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ अगर वो आपको पैसे देना चाहते हैं. वो भी अब बड़ा डिफ़िकल्टी हो गया है पैसे उनसे मिलने, इसलिए कि वो बड़े डिफ़िकल्ट कंडीशंस डाल रहे हैं. तो ये देखें, एक तरफ आप एक्सेस नहीं है पैसे को, दूसरी तरफ आपके जो आउटफ्लोज़ हैं हर साल इन टर्म्स ऑफ जो आपने जो बोरोइंग करी हुई है पहले पिछले 20-30 साल में, उसकी आउटफ्लो है. उसकी आउटफ्लो हर साल कोई 22 से 25 बिलियन है, डिपेंडिंग ऑन द ईयर. एंड और ये बढ़ती रही है ओवर टाइम, और ये बढ़ती जा रही है. ये इसलिए कि हम लोग रोल ओवर करते जाते हैं, हर साल आगे बढ़ाते थे, तो वो बढ़ती जाती है. और इस साल भी रोल ओवर करेंगे तो नेक्स्ट ईयर, इस साल अगर 25 बिलियन है तो कल नेक्स्ट ईयर 35 बिलियन हो जाएगा. सो ये एक किस्म का आप समझें स्नो बॉल इफेक्ट हो रहा है. इफेक्टिवली इन द नेक्स्ट 3 years विदाउट द स्नो बॉलिंग इफेक्ट कोई 100 बिलियन के करीब हम लोग को पेमेंट्स करने. और ऊपर से आपकी एक चीज़ होती है करंट अकाउंट डेफिसिट. इसका खसारा जो आपके ट्रेड करते हैं और रेमिटेंस है, उसका बैलेंस जो नेट आउटफ्लो जो होता है वो कोई हर साल कोई अब कम होके कोई 8 से 10 बिलियन है. तो वो जब मिलाते हैं तो ऑल टुगेदर आपको कोई 110-120 बिलियन पे करना है अगले 3 साल में.
आपका आपके रिजर्व में क्या है, आपके अकाउंट में क्या है. सोचें अगर बैंक अकाउंट में आपका वो 3 बिलियन है. 3 बिलियन में भी माशाल्लाह से कोई 9 बिलियन जो है दूसरों का पैसा है. मैं तो कह रहा हूँ दूसरों का पैसे नहीं बल्कि आपका और मेरा भी पैसा उसमें है, जो अगर उसको ऐड करें तो कोई 13 बिलियन. इसलिए कि जो हम लोग ने डिपॉजिट्स रखे हुए हैं उसको भी माशाल्लाह से गवर्नमेंट ने स्वैप करा हुआ है और उसको भी रिजर्व्स में इंक्लूडेड है. तो वो कोई 5 बिलियन जो है वो. सो इफेक्टिवली हम लोग नेगेटिव अभी इक्विटी में, हम लोग जो खर्च भी कर रहे हैं. सो दिस इज़ द सिचुएशन. बेसिकली हम लोग के पास रिजर्व्स नहीं है. हम लोग जो भी खर्च कर रहे हैं वो जो पैसे मिल जाते हैं उसको फिर खर्च करते हैं. तो आप इमेजिन करिए घर अगर हो और आपके पास कोई पैसे नहीं रियली आ रहे हैं और आप बस किसी से बोरो करके घर चला रहे हैं, तो क्या हालत होगी. No, so I mean, how did we get here? Because it seemed like 2 years ago, it seemed like everything is all handy dandy. That's, बस दूध की नहरें बहने लगी हैं और दुनिया तो कमाल होने वाली है. I think 2 years back we potentially had these problems, मगर 2-3 और चीज़ थी. आपकी जो 2 years, एक तो क्रेडिट मार्केट एक्सेस था. तो ये जो अगर हम लोग के 30 बिलियन 22 बिलियन जितना है वापस करना है, लेट्स टेक अ नंबर, stick with it, say 22 billion every year we have to pay back. इसके लिए आप ये कर सकते थे कि कुछ तो रोल ओवर हो जाता था, मगर कुछ जो है आप बोरो करते थे और उसको लॉन्गर टर्म लोन्स. तो जैसे घर में आप रीफाइनेंसिंग कर रहे थे तो वो अवेलेबिलिटी थी. तो वो प्रॉब्लम जब कॉन्फिडेंस होता है इकोनॉमी में और आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है, तो वो जो एक्सेस है टू मार्केट्स वो थी. वो जब ख़त्म हुई है ना, देन एवरीथिंग वेंट टॉपसी टर्वी. उसमें इंटरनेशनल मार्केट्स का भी कुछ साथ है, मगर ज़्यादातर एसेंशली हमारे यहाँ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो इंस्टेबिलिटी आई है, उसके बाद ये एक्सेस टू क्रेडिट मार्केट्स एंड अनश्योरिटी कि क्या होना वाला है नेक्स्ट, उसके वजह से आपके क्रेडिट मार्केट्स बंद. दैट इज़ वन ऑफ द की कंसर्न. दूसरी चीज़ ये कि आपने जो पिछले 20 साल से आपके बोरोइंग करी है, फाइनली जो आप इमेजिन कर रहे थे, हम लोग ने 2003 में भी हमारी रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी. अच्छा. वो फिर कोई 10-15 साल पेरिस क्लब ने लोन्स आगे बढ़ा दिए थे, तो उसके वजह से हम लोग को एक मोहलत मिल गई थी. वो जो है अब वो सारी लोन्स वो भी मैच्योर कर रहे हैं. आपने स्पेशली बिटवीन 2013 एंड 2018 काफ़ी सारी बोरोइंग है. 30 बिलियन से आपने अपना लोन्स बढ़ाए. उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट ने भी बिकॉज आपकी लोन्स और भी थे तो उसको बड़ा सर्विस करने में हम लोग कोई 120 30 बिलियन ऐड करा. सो कोई इन द लास्ट 8-9 years वी हैव एडेड अबाउट 60 बिलियन. हमारा लोन होता एक्सटर्नल बोरोइंग होती थी कोई 60 बिलियन, अब है कोई 125 बिलियन के करीब. ये हुआ. और ये सारे जो पुरानी जो बोरोइंग है वो अब मैच्योर. हम लोग ने ये भी नहीं सोचा जब मौका था, जब लॉन्ग टर्म डेट जो सस्ता होता था उसको, ये जो पुराना डेट था उसको रीप्रोफाइल कर लेते और लोन लेते और इसको रिटायर करते. वो भी हमने नहीं करा. सो वी हैव बीन वेरी नेग्लिजेंट. और अब एक बैग जब मुसीबत आ गई तो अब हर जगह भाग रहे हैं. This is what exactly has happened, and a lot of it is negligence. Part of it is bad luck. Part of it is the fact of the matter is that if you take loans, आप भी शायद लोन लिया होगा, मगर आप लोन जब लेते हैं आप इन्वेस्ट करते हैं ऐसे कि उससे रेवेन्यूज़ हो, उससे इनकम हो, कि कुछ तो आप उसका इंटरेस्ट पेमेंट करें और कुछ जो है प्रिंसिपल रिपेमेंट्स करें. हमारी जो लोन्स लिए हैं, जनरली लोन्स ऐसे लिए हैं कि जो उसकी रिटर्न्स जो है स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स बहुत ही कम हो ना. इन सम केसेस जिल्च कोई है ही नहीं उसमें रिटर्न्स. तो अब अगर आप लोन्स लेते जाते हैं जिसकी रिटर्न्स नहीं है और जब वक्त आएगा देने का वापस, तो कैसे आप करिएगा. ये तो एक्सटर्नल लोन्स हैं. अगर एक्सटर्नल लोन्स हो तो एक एवेल्युएशन होना चाहिए हमेशा कि इसकी रीपेमेंट कैसे होगी. ये हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट्स, उनने नहीं करी है. तो दैट्स हाउ वी हैव अराइव्ड हियर. इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ नेग्लिजेंस, इट्स क्वाइट अ लॉट ऑफ थॉटलेसनेस, लैक ऑफ प्लानिंग. एंड आपने जैसे हम लोग ने पहले भी कहा है कि एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट एलीट कैप्चर, कुछ लोगों को फ़ायदा होता रहा है. बेसिकली हमारी गवर्नमेंट जो है डेफिसिट पर चलती है
और डेफिसिट इसलिए चलती है कि इतने सारे जो हमारे सोसाइटी में एक किस्म के पैरासाइट्स हैं उनको हम लोग फैसिलिटेट करते हैं, उनको सब्सिडीज़ देते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं. वो कैसे देते हैं? वो गवर्नमेंट जो है बोरोइंग करती है एक्सटर्नली और उनको फिर खिलाती है. तो हम लोग ये करते रहे हैं पिछले 30 साल से. अब ये और मौका नहीं है. चले, अब मैं एज्यूम करता हूँ कि IMF की डील साइन हो चुकी हुई है जिस टाइम पे ये रिलीज़ हो रही है, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ तोड़ती उड़ाती आई होंगी कि क्या उसमें पोटेंशियली होने वाला है. अगर मुझे थोड़ा सा बता दें, लेट्स सी हाउ ट्रू फाइंड आउट, बट थोड़ा सा क्या अभी सुनने में आ रहा है कि क्या क्या करना पड़ेगा फॉर द मनी दैट दे आर गिविंग. आई थिंक जो अभी मैं सुन रहा हूँ कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स जो हैं बढ़ानी पड़ेंगी, एनीथिंग बिटवीन 7.5 rupees to as much as 12 rupees per unit. Already sky high electricity tariffs है. तो imagine कोई 30-35% electricity tariffs बढ़ सकती हैं. आपकी इन्फ्लेशन पर क्या इफेक्ट होगा? GST जो है वो आपका 17% से 18% जाने वाला, उसकी भी एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट होगा. आपकी जो सब्सिडीज़ हैं ये अच्छी चीज़ होगी. सब्सिडीज़ जो हैं जैसे एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ पर हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो बंद करा जाएगा. एग्रीकल्चर ट्यूब वेल्स पर वो शायद बंद करा जाएगा. आपको ये भी शराइत रखा जाएगा कि आप जो गवर्नमेंट में सब्सिडीज़ दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पे इंक्रीजेस, सब्सिडीज़ नहीं पे इंक्रीजेस, वो भी शायद बंद करा जाए. तो काफ़ी सारे ऐसे मेजर्स करे जाएंगे जो इफ़ेक्टिवली बड़े पेनफुल होंगे. मगर साथ साथ आई थिंक इन ऑल फेयरनेस IMF ये भी कह रहा है कि जो एहसास प्रोग्राम है ना, BISP प्रोग्राम है, उसको आप एक्सपैंड करें. जो लोएस्ट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको ज़रा सा रियायत दें. मगर ऑन द होल इट्स गोइंग टू बी इन्फ्लेशनरी. वन ऑफ द कंडीशनलिटीज़ जो मैंने सुनी है कि आपको इंटरेस्ट रेट्स फर्दर बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए कि इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा तो रुपये पर प्रेशर आएगा, तो उसके लिए आपको मॉनेटरी टाइटनिंग करनी पड़ेगी, तो बिजनेसेस के लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा. Okay, so tell me this. Is this going to solve our problem? Because my understanding is, you mentioned, and I read a very good article by Murtaza Saab, who's the ex-deputy governor of the state bank as well. And he said, as you mentioned earlier, कि अगले 3 से 5 साल में $100 अरब आपने निकालना है. $25 अरब उन्होंने रफली बोला साल का आपका जाएगा. $25 अरब मैं वैसे डाल देता हूँ, उसमें मैं डालता हूँ जी $10 billion ऑफ CAD. अच्छा, दरमियान में ये भी CAD में इस अजम्पशन पे चल रहा हूँ कि मेरी एक्सपोर्ट 30 बिलियन आ रही है. ठीक है, अभी मैं उसके ऊपर सब्सिडी भी हटाने लगा हूँ और मैं कॉस्ट ऑफ एनर्जी भी बढ़ाने लगा हूँ. ठीक है, और मैं इसमें इनपुट लेकर आता हूँ कि यूरोप एंड US मेरी सबसे बड़ी मार्केट जो है वो रिसेशन में जा रही है जी. सो मुझे नहीं पता कि ये किधर एक्चुअली एंड अप करेगा. रेमिटेंसेस भी कम हो रही हैं फॉर द सेम रीज़न. सो आपका टोटल अज्यूम्ड है जी 35 बिलियन, जो कि कैन बी हायर. 35 बिलियन इन अ टाइम जब दुनिया से पैसा आपको नहीं मिल रहा, आपकी क्रेडिबिलिटी, चले IMF आ गया, ठीक है, तो आपको XYZ थोड़ा सा अमाउंट मिल जाएगा. लेट्स अज्यूम के UAE, सऊदी अरब वगैरह दोस्त ममालिक जो हैं वो आपको 10 अरब भी दे दें. IMF कहता है जी जून तक आपको 10 अरब अपने रिजर्व्स में डालने हैं, आपको वो 10 अरब भी दे दे, तो 35 किस तरह पूरा होगा? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड. योर टोटल अर्निंग्स आर 60 बिलियन, राइट, जिसमें से हिस्टोरिकली आप जो लेते आए हो, अगर मैं पैसों को साइड पे करूँ, मैं एक बेसिक सी थॉट लेकर आऊँ कि यार एक इकॉनमी है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स वी बाय एज इम्पोर्ट्स, 60, और वो भी जो मेरा मेमोरी ऑफ हाउ मेनी थिंग्स वी बाय इज़ के जिसमें 80 बिलियन की चीज़ें खरीदी जाती हैं और 60 बिलियन की बेची जाती हैं. जी बिल्कुल ठीक है. अब अगर मुझे उसमें डेफिसिट 35 बिलियन का है, राइट, जिसको मुझे समहाउ कवर करना है, तो दैट मीन्स कि मैंने अपने 80 बिलियन के जो कॉस्ट वो जो थी 20 बिलियन आप डेफिसिट में एनी हुए. हाँ, तो उसको मैं तो 25 पे ले आऊँगा, मेरा ख्याल है, क्योंकि पहले तो मुझे उसको इक्वल करना है, तो मुझे 60 करना था. फिर मुझे 35 है ऑलरेडी वो है, तो मैं उसको ये चले 10 उसका CAD का निकाल भी दूँ, तो 60 - 25 35 बिलियन का मुझे इम्पोर्ट लेकर आना है. दैट मीन्स कि मार्केट में जो भी आज मिल रहा है उससे आधे से ज़्यादा जो है वो गायब हो जाएगा. बिल्कुल, दैट्स द ओनली आउटकम आई सी. बिल्कुल. और ये भी सोचें कि अगर आप इंपोर्ट्स ऐसे कम करिएगा तो आपकी एक्सपोर्ट्स भी इफेक्ट होंगी. राइट. ये ऐसी बात नहीं है कि आप इंपोर्ट्स अगर इंपोर्ट्स कम करें, उसमें इनपुट्स होते हैं जो एक्सपोर्ट के लिए चलते हैं, तो इतनी आसान बात नहीं है. So this is a spiral. All I see right now, like the way that I see it, I don't see
आई मीन ये तो आपने बस 6 महीने 8 महीने आगे लेकर ये गए। जैसे कहते हैं किकिंग द कैन डाउन द रोड है. देयर इज अ सर्टेन इनएविटेबिलिटी अबाउट इट कि वी विल एट सम पॉइंट हैव टू फेस द रियलिटी. एक और चीज़ मैं कहना चाह रहा था, अभी जो लेटेस्ट मैंने जो सुना है इवन IMF और जो फ्रेंडली कंट्रीज सो कॉल्ड हैं, जो अब इस दफ़ा 5 बिलियन ना 10 बिलियन जितना डालना चाहती हैं, दिस टाइम अराउंड दे आर नॉट गिविंग इट एज डिपॉजिट्स. दे हैव क्लियरली सेड सो, स्पेशली कतार एंड UAE. दे हैव सेड डिपॉजिट्स नहीं होंगी, वो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे. एज इन आपके जो शेयर्स हैं OGDC में, ना PPL में, ना कोई और आपके एयरपोर्ट्स, वो ख़रीद लेंगे. अब वो आई डोंट थिंक इनकी पूरी मार्केट कैप हमारी जो है पाकिस्तान में वो कोई 25-30 बिलियन है. आप पूरी मार्केट कैप तो नहीं बेच सकते हैं, तो चलें आपसे 5-6 बिलियन वो बेच देते हैं कुछ एयरपोर्ट, तो आप उसके बाद फिर क्या करेगा? इसलिए कि उन्होंने तो कह दिया कि अब वो डिपॉजिट्स नहीं डालेंगे. चाइना भी इतना कोई, तो वी आर नाउ गोइंग टू एक्चुअली रन आउट ऑफ एनी एवेन्यू. एक दफ़ा वो सारे बेच देंगे तो फिर और क्या बेचेगा? We are literally going to be, forgive the word, naked, because once we have sold those assets, then what else will we sell? And my understanding is they're not going to be buying your debt-ridden assets like PIA or steel mills or this or that. They'll only buy what is profitable, where there are great reserves and at throwaway prices, which is quite heartbreaking. It's like we'll be effectively selling our oil reserves and our gas reserves at sort of 50 cents to the dollar. आधे दाम पर हम लोग अपने रिजर्व्स को बेचते जाएंगे और वो तो बड़े खुशी से ख़रीद लेंगे. उन्होंने जैसे PTCL ख़रीदा, उनको बड़ी प्रॉफिटेबल रहा, दे मेड अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. सो फ्रैंकली स्पीकिंग, व्हाइल आई डोंट वांट टू साउंड नेशनलिस्टिक, मगर एंड आई डोंट केयर अबाउट सेलिंग फैमिली, सो कॉल्ड फैमिली सिल्वर, बट इट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ प्राइसिंग. सो बट द बिगर क्वेश्चन इज वंस वी हैव सोल्ड दैट, व्हाट एल्स विल वी हैव टू सेल? एंड वी वोंट have much to sell after that, and we can't continue this process. Do you think in this conversation, do you think the discos and the sort of PIAs and the क्या कहलाती है steel mills, इसकी कोई discussion है to sell? I think discos, even that may raise 1 or 2 billion, but again you have to remember, अब investor in एसेट्स तो मुझे समझ आता है, PPL एंड OGD, इसलिए उसमें से रिजर्व्स हैं, ऑयल निकाला बेच दिया, बट PPL इज द डिस्कोज आर बेसिकली गोइंग टू सेल विद इन दिस मार्केट. इफ़ योर क्रेडिट वर्दीनेस इज नॉट देयर, देयर विल बी कंसर्न्स अबाउट क्या फ़ायदा है इनको बेच के, इसलिए कि ये तो they might not be able to actually pay back. वो जो टैरिफ्स हैं वो तो शायद मीट ही नहीं कर सकेंगे. सो आई एम स्केप्टिकल. शायद एक दो बिक जाए. देयर इज ऑलरेडी टॉक, एक जो RLNG के प्रोजेक्ट्स हैं, कतर इज प्रॉब्ली बाय अगेन, एज आई सेड, मैक्सिमम अबाउट 8-9-10 billion, no more than that. But we still are talking about potentially 100 billion, 120 billion that we need to pay back. So, and we are running deficits in current account deficits. We are not going to be a current account surplus economy. So there is no alternative then at some point really to look at our entire debt book. जो हमारा खसार, जो debt है, जो borrowing है, उसको देखना होगा, और we'll have to bite the bullet and talk about restructuring. What does that mean? Restructuring का ये मतलब होता है कि आप चाहें जो हमारे जो लेंडर्स हैं, जो क्रेडिटर्स हैं, उनसे कहें, देखें भाई अब तो मैं नहीं पे कर सकता इसलिए कि अब हमने सब कुछ कर दिया, अब नहीं पे कर सकता हूँ. अब ये होगा कि जो हमारी बुक है, इधर हम सबसे पहले तो डेट मॉरिटोरियम करेंगे कि अब पेमेंट्स बंद करेंगे. उसके बाद कहना पड़ेगा, देखें इसको जो 100 बिलियन है उसको प्लीज़ कम करके आप 60 बिलियन करें, जैसे अभी घाना में हो रहा है. एक नेट प्रेजेंट वैल्यू उसकी करेंगे ना, उसकी वैल्यूएशन करेंगे कि कम हो जाए, और फिर मगर वो जो क्रेडिटर होगा वो बोलेगा ठीक है देखते हैं ये इसको, लेट्स, बिकॉज वो भी rather than getting nothing, they would want to have something return. But once they come into that, they'll say, this is not good enough. First of all, जो सारे क्रेडिटर्स हैं उनको साथ बिठाएं, किसके क्या क्रेडिट है एग्जैक्टली पता हो,
पेपर पर कि किसको, और इक्वल ट्रीटमेंट हो सारे, जो चाइनीज़ हों, जो पेरिस क्लब वाले हों, जो अरब ममालिक उनके जो फ्रेंडली कंट्री, सारे के डेट हम लोग देखें, और ये नहीं हो कि एक को आपने प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे दी, दूसरे को आपने बड़ी टफ ट्रीटमेंट दे दी. दूसरी चीज़ वो भी ये भी देखेंगे आपकी जो लोकल बोरोइंग है कमर्शियल बैंक से, पेंशन फंड से, इंश्योरेंस कंपनी, उसको भी जो है बॉन्ड्स, उसका भी एक रिस्ट्रक्चरिंग होगा. तो बेसिकली 2-3 चीज़ें होती हैं बड़ी बड़ी. एक होता है हेयर कट, के जो डेट है जिसकी 100 रुपीज़ वैल्यू है ना $100 है, उसको आप वैल्यू करके कम $70 कर दें, ना $80 कर दें, ना 60, डिपेंडिंग ऑन द नेगोशिएशन. दूसरी चीज़ होगी इन टर्म्स ऑफ रीप्रोफाइलिंग, रीशेड्यूलिंग इन टर्म्स ऑफ द टेन्योर, कि आप जो चीज़ 3 साल में देने वाले थे वो आप 10 साल में वापस करेंगे, ना 15 साल में करेंगे वापस. So same amount but और ये भी कहेंगे कि अगले 3 साल के लिए, इसलिए कि हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं अपने को, मॉरेटोरियम होगा. यही अब IMF ने जो श्रीलंका में प्रपोज करा है डील, काफ़ी हद तक कि 10 साल के लिए मॉरेटोरियम हो रीपेमेंट्स पर, उसमें इकॉनमी पे. सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल इन दिस मार्केट एंड वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग. मगर इस बड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीका होगा, उसमें जो आपके जो क्रेडिटर्स होंगे वो फिर कहेंगे ये देखें, ये तो हम लोग आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, यू नो, इट नथिंग कम्स फॉर फ्री. वो बोलेंगे कि आप, वी वुड वांट टू मेक श्योर कि इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर दिस प्रोसेस, कि आप बाद में ये नहीं मुकर नहीं जाए. दे वुड वांट यू टू हैव अ डेट सस्टेनेबिलिटी, के जो रीपेमेंट सिस्टम, कि आपकी इकॉनमी ऐसे हो कि आप रीपेमेंट में ये जो अब हम लोग सिचुएशन में ये फिर से नहीं हो. सो आपकी जो इकॉनमी जो बिल्डअप है अराउंड सब्सिडीज एंड प्रोटेक्शन एंड इनएफिशिएंसीज, उसको खुदा के लिए ख़त्म करें. एंड दैट दे विल डिमांड. इट विल नॉट बी अ पॉसिबिलिटी. तो एक लिहाज से वी कैन से, यू नो, perversely, I mean, it's not something that anyone would wish on even an enemy, let alone a friend, but it might do us some good. Because we might get our house in order. जो हम लोग अपना घर को ऐसे बिखारे में और बुरी तरीके से चला रहे हैं, शायद अगर कोई और तरीका हो कि अपने को संभलना पड़े, शायद संभल जाए. अच्छा, एक आप तो अमेरिका में रहे हुए हैं, वहाँ अमेरिका में चैप्टर 11 होता है, जो जब कंपनी रन्स इनटू कैश फ्लो प्रॉब्लम्स और वो अपने डेटर्स को नहीं पे कर सकती, ना जो जहाँ से बोरो करे, तो एक बैक फ्रीज हो जाता है और उसको बेसिकली रिंग फेंस कर जाता है कि डेटर्स उस पर क्लेम्स नहीं करें. राइट. सो जो सबसे रिसेंट एग्जांपल है FTX का, बड़ा एक स्कैंडल आया हुआ है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वाला, जिसका चैप्टर 11 फाइलिंग हुई रिसेंटली. मगर वैसे और भी बड़े अच्छे कंपनीज, सॉलिड कंपनीज, इफ यू थिंक अबाउट इट, हैव गॉन थ्रू दिस एंड देन दे रिस्ट्रक्चर द कंपनी. राइट. उसकी जो एसेट्स हैं कुछ बेचते हैं, उसकी जो डेट है उसको, जैसे मैंने कहा, हेयर कट्स करते हैं, रीप्रोफाइलिंग करते हैं, रीशेड्यूलिंग करते हैं. तो ये चीज़ें जो हैं, फिर जब वो कंपनी ऐसी हो जाती है कि उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इतनी ज़्यादा हों कि वो डेट जो भी है एग्रीड बेसिस पर रीस्ट्रक्चर्ड डेट उसको पे कर सकती है, तो फिर वो चैप्टर 11 हटता है एंड इट कम्स बैक एंड देन इट इज़ एबल टू रेज मोर मनी फ्रॉम द मार्केट्स एज वेल. सो जब चैप्टर 11 हटता है तो दे आर एबल टू रेज मोर मनी. That's always happens. And in fact, ये एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है केनेथ रोगोफ, उसने पेपर लिखा है कि कंपनीज मैं कंपनीज कह रहा हूँ मगर कंट्रीज हु हैव गॉन इनटू डिफॉल्ट एंड रीस्ट्रक्चरिंग actually improve their chances of growth than having to go continuously in this process of IMF programs where they're continuously just on the back foot trying to meet debt payments. So actually it increases the chances of Pakistan or any other country seeing decent growth. Effectively, हम लोग जो अभी कर रहे हैं, we are foregoing growth. Right. And we are foregoing growth just to meet our debt obligations. Now that's right, we should be a responsible country and we should want to meet our debt obligations. मगर अब ये point आ गया कि even debt obligations भी नहीं meet हो रही हैं.
अब उस चक्कर में एक्चुअली वी आर मैनेजिंग टू सी ऑल द इफेक्ट्स विच वी वुड बी एनी वे इन डिफ़ॉल्ट. आप देख रहे हैं कि आपकी इंपोर्ट्स कर्टेल कर दी गई हैं. नाउ जहां इंपोर्ट्स 5-6 बिलियन थी वो अब 4 बिलियन हो. अब और भी कट करने की ज़रूरत है. आपकी एक्सपोर्ट्स उसके वजह से इफेक्ट हो रही है, इसलिए कि एक्सपोर्ट्स की कई चीज़ों में इनपुट्स चाहिए जो इम्पोर्टेड इनपुट्स हैं. आपकी ओवरऑल कंजम्पशन पर इफ़ेक्ट हो रहा है. आज आपने सुना ही होगा क्यूज़ हैं पेट्रोल स्टेशंस पर. लोड शेडिंग शुरू हो गई है अगेन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, जो चीज़ हम लोग भूल गए थे. Pharmaceuticals are saying कि, they only have a week. काफ़ी सारी दवाएं मार्केट से गायब हो गई हैं. कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं इलेक्टिव्स बंद कर दिए हैं. सो वी आर नॉट क्वाइट एट दिस सेम स्टेज एज श्रीलंका, बट वी आर बिगिनिंग टू सी द इफेक्ट्स. This is likely to get worse. So rather than go into this in a very slow motion, might as well think about accelerating the process. And why are we just not building up our reserves and then have some amount of reserves? In fact, अगर ये IMF वाला deal हो जाता है, तो मैं कहता हूँ one of the things to do is get whatever money and then say, look, we now need to have a moratorium and we need to restructure our debt. Other than if we don't do that, तो हमारी ग्रोथ जो है फॉरगो हो जाएगी. देखिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है कोई 2.5-2.6% से हर साल ग्रो कर रही है. राइट. तो अगर हम लोग एनीथिंग लेस देन 4.5-5% से ग्रो करें तो हमारी कोई ग्रोथ नहीं होगी वेल्थ में, पर कैपिटा वेल्थ में. Ideally, we need to be growing at something like Vietnam and Bangladesh and 7 to 8%. 6-7%. 6 तो मिनिमम होनी चाहिए. अगर हम लोग ये पूरे डेट बर्डन के वजह से कंस्ट्रेंड हो और एक्सटर्नल क्रेडिट मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट मार्केट, दूसरी चीज़ होगी आपके पास इतना जब डेट बर्डन होता है 100 बिलियन का और स्नोबॉल हो रहा है, बढ़ता जा रहा है बिकॉज आप रोल कर, जो आपके जो पोटेंशियल FDI है, जो फॉरेन इन्वेस्टर, दे विल नॉट वांट टू कम इनटू द मार्केट. ये तो इट्स अ वोल्केनो दैट्स गोइंग टू बर्स्ट एनी टाइम. इट्स एवलांच इज, आई कैन गिव अ नंबर ऑफ एनालॉजीज, मगर थिंग्स आर गोइंग टू गो वेरी रॉन्ग. आपकी करेंसी तो डिवैल्यू होनी है. सो यू डोंट हैव any ability to attract potential investors. वो तो बेचारे हमारे overseas पाकिस्तानीज जो हैं वो इन्वेस्ट करते रहते हैं because they have a certain amount of love and faith. मगर if you notice, even the overseas Pakistanis, वो जो एक वक्त जो RDA में कोई 400 मिलियन आ रहा था पर मंथ, वो कम होके अब जो है कोई 150 मिलियन आ गया और शायद और कम होता जाएगा. They are losing confidence. Once you have this kind of debt overhang on you, effectively one of the biggest problems you have, quite apart from the fact the credit market, पर आपकी FDI रुक जाएगी. कोई इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, और यहाँ जहाँ नेट सेविंग्स इतनी लो, you need international investors to be coming in. So frankly speaking, there are so many different reasons one can give why we need to restructure debt, and ये तो it should be uppermost in our policy makers thinking. अच्छा, we're going to come to the debt restructuring. मैं assume करता हूँ debt restructuring नहीं होती, right? मुझे जो होता नज़र आ रहा है, assuming, उसमें फिर मुझे 2 ऑप्शंस नज़र आती हैं. पहली ऑप्शन ये नज़र आती है कि गवर्नमेंट एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम अंडरस्टैंड्स कि यार ऑस्टेरिटी तरीके से हमने चलाना है सिचुएशन को. हमने जो है वो वी हैव टू सेव अप मनी, एंड क्योंकि आगे हमने ऑब्लिगेशंस मीट करनी है ना, 35 बिलियन की बात हुई, तो मैजिकली हम किसी तरीके से उस तक पहुंच जाते हैं. तो माई अंडरस्टैंडिंग इज़ जहाँ पर हमारा डॉलर एनुअली 7 to 9% पे डिवैल्यूएट हो रहा था, तो मुझे तो वो 20-25% पे डिवैल्यूएट होता नज़र आ रहा है, जस्ट टू इंश्योर दैट हमारे पास वो जो ब्रैकेट है, जस्ट टू डिसइंसेंटिवाइज इम्पोर्ट्स एंड जस्ट टू इंश्योर दैट वो है. दूसरी ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट फिर से कोई कंट्रोल करने की कोशिश करे, एंड देन you're still looking at a default either ways. Muzamil, you should be an economist, macroeconomist, because exactly that's how it is. If अगर आप debt restructuring नहीं करेंगे तो आप बहुत rapid devaluation करें. Already हम लोग ने 180 से 270, in reality 275. So we are about 85-90 rupees already हो गए. If you take, it's about 40% in a year's time.
If we continue like this, we probably could see 300, 320. And that by itself वो आपकी imports curtail, मगर उसकी बड़ी difficult नतायज होते हैं, बड़े तकलीफदा होंगे हमारे लोगों के लिए. उसकी इन्फ्लेशन जो है शायद 40% हो जाएगी. फिर आपकी 2-3 साल ग्रोथ anyway रुक जाएगी. And that's, you know, that's one option, but I still think वो भी 100% नहीं है. I mean, that really depends कि आप किस राउट पे जाते हैं. आप वेनेजुएला राउट पे जाते हैं, आप लेबनान राउट पे जाते हैं, या आप मतलब नहीं, अब दोनों जो है लेबनान एंड वेनेजुएला आर बेसिकली सीइंग स्टैगफ्लेशन, दे आर सीइंग एक्सट्रीमली हाई हाइपर इन्फ्लेशन प्लस नो ग्रोथ. And the worst thing, especially in Lebanon, you're basically seeing sort of complete breakdown of order. And basically वो क्या कहते हैं, state capture है, जो the most violent elements of society have taken hold of states in different elements. And that's what I'm saying. My problem is that अभी तो टीका लगा ही नहीं है. अभी तो उम्मीद पे दुनिया कायम है ना, उम्मीद पे पाकिस्तानी भी कायम है. और वो इस उम्मीद पे हैं कि कुछ मैजिक होने वाला है, और बस अब मैजिक में सब ठीक हो जाएगा. पीपल आई टॉक टू ऑन द स्ट्रीट, देयर लाइक यार बड़े बुरे हालात करती है बट ठीक हो जाएगा. दे डोंट इवन रियलाइज कि अभी तो हम नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, अभी तो हालात ने आना है. एंड व्हेन दोज हालात बिगिन टू हिट यू, व्हेन द लोड शेडिंग बिकम्स वर्स. एंड देखें, ये वो 90s का टाइम नहीं है, अर्ली 2000s वाला. आजकल का नौजवान जो है ना, वो बड़ा, उसको चस्का चढ़ चुका है ना. उसको अच्छा खाने का भी चस्का चढ़ चुका है. उसको फ़ोन्स भी चाहिए, उसको अपग्रेड्स भी चाहिए, उसको सारा कुछ चाहिए. जब उसके पास ये चीज़ें जाना शुरू होंगी, जब उसको एक दफ़ा मिल गया और अब उससे जाना शुरू होंगी, आई सी इनक्रेडिबल अमाउंट्स ऑफ सोशल अनरेस्ट. And that is going to be very damaging to, like, I don't see it as simple as कि यार ठीक है 30% इन्फ्लेशन 40% इन्फ्लेशन हो गई और अब लोगों ने अपनी बेल्ट टाइट कर ली और लगा अब ऐसे ही होगा. पाकिस्तानी कौम मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही. It cannot be as simple as that. आप देखें ना, जो घर में मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास घर में जहाँ 5-6 हज़ार का बिल आता था, विच इज़ क्वाइट अ लॉट. अब एक बैग वहाँ जो है ऑलरेडी कोई 10,000 रुपये का बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का और गैस ये सब का. अगर वो फिर 15,000 हो जाता है, इफ़ इट्स अ 30, देन यू कैन इमेजिन उनकी तो इनकम ही होती है कोई 30,000, 40,000. यू नो, यू आर टेकिंग सब्सटैंशियल कट फ्रॉम वेरी बेसिक थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी. शायद वो कम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करें, पंखा नहीं इस्तेमाल करें, जो भी है, बट स्टिल इट विल हैव मेजर इम्पैक्ट. आपकी पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस अभी जो है अगर 250 है, वो शायद 300 चले जाए. इट विल हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन. और हम लोग बड़े खुश होते हैं कंजम्पशन कम हो जाएगी. यार कंजम्पशन कम जब होती है, इसका ये भी मतलब होता है कि आपकी जो है ओवरऑल जीडीपी पर इफेक्ट हो रहा है. जीडीपी जो है ट्रांजैक्शंस और कंजम्पशन पर होता है, तो वो उसका एक कॉन्ट्रैक्शनरी इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपकी इकोनॉमी घट रही है. और वो हाफिज़ पाशा साहब कहते हैं कि जी 8 मिलियन लोग नौकरी लूज़ करेंगे और 18 मिलियन जो है पॉवर्टी से नीचे जाएंगे. बिल्कुल, शायद ज़्यादा. I think these are very conservative numbers. We are basically seeing a apocalypse coming in the next 6 months to a year, and we are not thinking it through. वी आर अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक. हम लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, खुदा में यकीन करते हैं, अल्लाह जो है बेहतर करेगा, ये हम लोग की एटीट्यूड है. इट्स अ वेरी गुड थिंग. थैंकफुली वी डू हैव दैट ऑप्टिमिज्म, एंड सर्वे आफ्टर सर्वे शोज के पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज, विच ऑलवेज, मुझे तो बड़ी खुशी होती है, मगर काफ़ी सरप्राइज भी होता है कि ये कहाँ से इतनी खुशी पाकिस्तान में. मगर the reality is once it really starts getting bad, which I think now I'm really, and in the past when we have met, I've never been so pessimistic. This time around I really feel things will go bad, and really there is no sense of optimism for one to look forward to. आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं बढ़ने वाली हैं. सिपेक को तो अब भूल जाएं, वो हो गया जो होना वाला था. थोड़े बहुत आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट्स. यू आर नॉट गोइंग टू सी मेजर इनफ्लोज फ्रॉम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स. वो जो इवन द सऊदी अरेबियंस, वो रिफाइनरी पता नहीं कोई 20 साल से बन रही है. सो देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल एक्सेप्ट मोर एंड मोर डिफिकल्टीज. सो व्हाट आई डू फील, इवन if we are not to default, even if we are to devalue, that will
have inflationary impact. It will have your spending power decreasing. It will have higher unemployment. It will have greater sense of deprivation. The quality of life is going to just crime जो है बढ़ जाएगी. Already इस्लामाबाद जैसे शहर में भी crime देख रहे हैं. कराची में तो already sky level है. The other thing is हमारे already dysfunctional institutions हैं. अब उनमें जो अगर income is not such that it can meet household spending, और dysfunctionality, corruption ये सब बढ़ती जाएगी. I always think कि कई मरतबा हमारे जो इदारे हैं, they act very much like criminals. Facing them one feels afraid कि आप जाइएगा तो आपसे कुछ पैसे ही छीन लेंगे. Can you imagine in a state where there is increasing poverty? वो क्या survival of the fittest चल रहा है, तो whoever has a little bit of power. So we really are facing some pretty dangerous times ahead, and that's why I feel people need to be thinking about it. It's not going to be easy, and we probably really now need to focus on debt restructuring. Just devaluing will not be enough. मगर debt restructuring में भी इतना आसान नहीं है. This will be a painful period. And I think I'm going to touch on something which probably you didn't want to, but in the end, I always say it's about people pulling together and wanting to make it succeed. And that can only happen if they have a belief in the government they have. If there is a large number of people who are feeling disenfranchised now, who are feeling that there's no democracy, that will make it increasingly difficult. So democracies have a great way of solving things because एक outlet मिल जाता है, leadership मिल जाती है who can inspire, can make you walk on fire, see you through difficult times. I'll give you an extreme example. The Vietnamese fought a war with first with the French, then the Americans for something like 40 years. They sacrificed 5 million people. Yet they went and did that, and they were determined because they wanted to have their independence and their self-dignity to be asserted. But after that, they were happy, they were one nation, and they believed in whatever party they had ruling in them, and they have grown at a rate which is significantly faster than Pakistan. 1990 में उनकी per capita GDP हमसे कोई 30% less होती थी. हमारी कोई 410 ना 425 थी, उनकी कोई 300 थी. अब जो है वो $3,500 है, हमारी $1,600 है. It all comes about because when there is a certain belief in the leadership you have. I think the same to a certain extent is true in Bangladesh. There's problems there, obviously. Where we have a real problem right now is there is a certain lack of confidence in the leadership that we have. Now, that may be disputable, that might be one view, but survey after survey is showing that there is a certain large section of society which would want an election. And that's why until there is political coherence, resolution, all these economic solutions are pretty meaningless. इसीलिए कहते हैं political economy. अगर आपको ये difficult, tough decisions करने हैं, you will need a political government which has a mandate of the people. इसके ऊपर अगर मैं if I were to ask you, because a lot of times when I've studied history, not just studied history, when I've spoken to a lot of these politicians off camera, even on sometimes, at least मेरे से तो बात कर लेते हैं, it seems like they all understand the solution. They all understand कि यार ये बड़ी एक disconnected सी. कल मैं देख रहा था बल्कि पीपल्स पार्टी ने recently बोला कि यार अगर प्राइवेटाइजेशन करनी है कर ले, कोई मसला नहीं. कायरा साहब थे और someone else maybe. पीपल्स पार्टी हिस्टोरिकली आके स्टांस ये रखती है कि यार नहीं, थोड़ा सोशलिस्ट बैकग्राउंड है. बट जब वो जाते हैं और पब्लिक में जाते हैं और फाइनली उनके पास स्पेस होती है तो nobody wants, because they say it's unpopular, right? They say कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो हमने लेकर आनी हैं वो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं. एंड इन अ वे आई सी अ डिस्कनेक्ट बिटवीन द mass public and what they have been sold over the last many years and the politicians who are bound by the voting, the political capital, right? And so
अगर जब हम बात करते हैं कि ठीक है डेमोक्रेसी, मैं आज कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई XYZ पार्टी है, वो जाती है मैंडेट ले आती है और जाती है वो जब स्ट्रक्चरल वो PIA को बंद कर दे, चले ना भी बेचे, तो सच्ची बात है कि उसको पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा PIA का एट दिस पॉइंट इन टाइम। जो PIA कर रही है वो एयर ब्लू भी कर रही है, सीरीन भी कर रही है। उसके बाद जो तूफान आएगा ना, जो पब्लिक खड़ी होगी सड़कों के ऊपर, क्योंकि पब्लिक इन अ वे इज सो यूज्ड टू दी this style of we have an economy that is rent seeking top to bottom. स्टील मिल फारिग है लेकिन उसके बंदे को तनख्वाह चाहिए है। मैं आज पढ़ा था PIA के एक साहब थे, यूरोप में इनके ऑपरेशंस बंद हो गए कुछ साल पहले, तो एक साहब थे वो इधर, उनको उन्होंने वापस बुला लिया, ये शायद टर्मिनेट कर दिया, तो वो इधर हाई कोर्ट आए और उन्होंने आके स्टे ऑर्डर लेके अपनी टर्मिनेशन को टर्मिनेट करवा के वापस इंग्लैंड चले गए और वो पिछले 4 साल से वहीं रह रहे हैं। और तनख्वाह उनको मिल रही है। ऐसे काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं पाकिस्तान स्टील मिल्स में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दूसरी नौकरियां कर रहे हैं और पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल। सो हमारे यहाँ तो ये तो हमारा नेशनल कैरेक्टर है, एंड वी हैवंट बिल्ट ऑन अ मैंडेट, अ पब्लिक, जैसे कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म जिस पे हमने इस चीज़ पे बेचा हो कि यार हम आएंगे और आके ये स्ट्रक्चरल चेंजेस करेंगे। पब्लिक इज़ नॉट रेडी फॉर द स्ट्रक्चरल चेंजेस इवन टिल डेट। सो इन अ वे डू यू थिंक, बेशक वो आ भी जाए, द वट एवर गवर्नमेंट देर इज़, maybe the question that I'm trying to put out there is, do you see the liberal democratic values sustaining for a country like Pakistan? मुझे तो बहुत फासिस्ट फ्यूचर नज़र आ रहा है जिसके अंदर there is a danger of that. मगर मैं एक चीज़ कहूँगा कि one of the problems we have had is we have not really had, because काफ़ी अगर देखें manipulation रही है हमारी डेमोक्रेसी में, पॉपुलर मैंडेट्स ठीक से हमने अलाउ नहीं करा है, जहाँ मैंडेट्स मिली भी उसको भी डिस्टॉर्ट करा है, ना इंटरफेयर करा है। आई डोंट वांट टू से वेयर दिस डिस्टॉर्शन इज कमिंग फ्रॉम, मगर तो आपकी जब डिस्टॉर्शन होती है, आपकी इंटरफेरेंस होती है, तो यू कांट से कि पॉपुलर मैंडेट रही है। देखें, यू लुक एट आवर नेबरिंग कंट्री, बल्कि वहाँ तो बड़ी अच्छी एग्जांपल है। एक बड़ा रिफॉर्म आया था नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह ने, और एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, and they managed a coalition government. Magar it went, and then there was a majority government with Manmohan Singh as prime minister, and they carried on with the reform. It was because you had a government which democratically elected. I think these things of selling difficult solutions, countries are, and I don't buy this कि हमारी character ही है rent seeking. हमारे यहाँ इंसेंटिव स्ट्रक्चर इकोनॉमी में ऐसा हो कि रेंट सीकिंग सबसे फ़ायदेमंद है। अगर मैं भी पाकिस्तान स्टील में एम्प्लॉय होता और आई कैन गेट अवे बाय गेटिंग ₹1,00,000 अ मंथ विदाउट वर्किंग और कहीं और काम कर रहा था, आई प्रॉब्ली वुड हैव डन इट। आई मीन आई डोंट वांट टू एडमिट, बट दैट्स व्हाट पीपल डू इफ़ यू हैव। इसीलिए अगर आपकी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बना सकता है बाय गेटिंग प्रोटेक्शन ना सब्सिडी, वो क्यों नहीं करेगा? इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। सो अगर आपके यहाँ इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स आपके पूरे इकोनॉमी में फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे आपने कहा है, तो पीपल विल नेचुरली डू इट। आई डोंट थिंक इट्स नेशनल कैरेक्टर, वी आर नॉट एनी वर्स देन द वियतनामीज और द बांग्लादेशीज, बट वी हैव क्रिएटेड इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स इकोनॉमी में, और वो भी इंसेंटिव्स कैसे कि दूसरों से बोरो करके हम ऐसे खर्च कर रहे हैं। नाउ आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बट इट्स रियली पेनफुल कि ये अब इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ रहा है। अब जैसे मैंने अभी पहले कहा था कि IMF कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है इस पर सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, सब्सिडाइज लोन्स भी शायद नहीं होंगे। These are gradually things that will be cut away because we just don't have the luxury now. But I think that is just part of the story कि ये incentives ख़त्म होने होंगे and एक दफ़ा ख़त्म, but it is the question of selling it to the people. And that is the critical thing. That's why you need popular leaderships. You need to build a new consensus. The consensus was हम मज़े करें, खाए पिएं, कुछ स्पेशली कुछ लोग और दूसरों को बेवकूफ़ बनाएं. That was the sort of elite consensus. The elite खाती पीती थी, मज़े करती थी और थोड़े बहुत इधर उधर खर्च कर देती थी. by either PIA में एम्प्लॉयमेंट दे दी, ना एक मेट्रो बना दिया, ना कुछ इधर उधर खर्च कर दिया. Now the elite consensus will not be able to get away with it. They will need to give something more substantive to the people.
But for that, you need a leadership which connects with the people, which is able to explain that difficult times are here. We need to pull through. We need to walk on fire for the next 3-4 years. And then there's a brighter future. They have to show a brighter future. If a leadership cannot show a brighter future by going through, then they will find it, aapki puri ek societal breakdown hogi. You don't know where it might end. Magar, you need a leadership. And I'm telling you, we think only of developing countries going through. If you think about late 1970s and early 80s Britain is not working. That was the Conservative Party's manifesto tagline. And the long queues and wahan dustbins pade hue the and mortuaries bhare hue the. There was a बहुत ही dreadful हालत थी. You did have a leadership which is lucky after the Falkland. Margaret Thatcher could convince them that restructuring of economy, privatization, ये जो पूरी economy unionized basis hai, they broke all that down. Similarly, in even though these were right-wing governments, but they were transformative governments. दूसरी जगह left-wing transformations होते हैं. So we need a mixture of probably left-wing and right-wing, where we need some redistribution of wealth to poor people. But at the same time, we need a greater sense of ownership by the people, that they will have to participate in the difficult times, and the future will only be better not by getting relief. जो हमारा budget होता है वो हमेशा क्या relief मिलेगा आवाम को, actually कोई relief नहीं मिलता है, and वो सारे relief बकवास होती है, because actually उस रिलीफ को देने के चक्कर में हम लोग 7% 8% बजट डेफिसिट करते हैं, तो बोरो करना पड़ता है. बोरो जब करते हैं तो आपकी एक्सटर्नल बोरिंग बढ़ जाती है, तो डिप्रिशिएट करना पड़ता है. डिप्रिशिएट करते हैं तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. सो देयर इज कोई एक्चुअली रिलीफ. ये चीज़ें हैं लीडरशिप्स को समझाने के लिए. I think we have to be very careful actually. One of the few things I will say critically about के खान साहब कहते हैं जब हम आएंगे तो 30 बिलियन 50 बिलियन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज इन्वेस्ट करेंगे. शायद आई थिंक ज़रूर है कि बहुत पॉपुलर है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज, मगर आप अगर अपनी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर नहीं करेगा, ये जो पैसे आएंगे, इनफैक्ट इन द लास्ट 3.5-4 years we have had about 100 billion if you think about it from overseas Pakistanis. We didn't get better. Getting overseas Pakistanis to invest in real estate, जो least productive आपका sector है, will not actually make your economy better. And we need our leadership to understand that. And do you think they do? Because Khan Sahib, even last conversation में he said Shaukat Tareen is going to be the next finance minister, and a lot of people, even again, I would reiterate the article जिसमें उन्होंने ये बोला कि first 2 years of PTI were great up until Hafiz Sheikh, and then sort of expansionary budget and all of that came in. So do you think he is privy to what is required? Do you think within the PTI leadership there is a sense of... I think there are people within PTI leadership who are aware. I'm not going to name particular names. I think there are leaderships which need to acknowledge जो हम लोग ने mistakes PTI ने करी. Since I was part of that government, I said, but I'm not really leading member of PTI. But जो PTI में एक acceptance होनी चाहिए कि जी 21-22 budget was actually quite damaging. And the expansionary growth that we saw actually led to हमारी budget deficit, which was almost the sort of start of the difficulties that we have. Yeah. अच्छे खासी हमारी कोई 21 billion की रिजर्व्स बढ़ गए थे. Current account balance था ना surplus. Then we suddenly went into current account and deficit. And sense of understanding भी थी ना in the public. यार कोविड से हम निकल रहे हैं, हालात ख़राब हैं, ठीक है चलो बर्दाश्त कर लेते हैं. नहीं और कोविड से निकल रहे थे और अच्छी खासी 4.5%, इनफैक्ट बाद में पता चला 6% ग्रोथ थी. Without any expansionary policy, we were growing quite well. Right. There was virtually no need for that kind of expansionary policies. I think उसमें State Bank of Pakistan का भी कसूर है. They kept a very lenient monetary policy, बहुत ही expansionary, बहुत ही जहाँ negative, ये technical term है, negative real rates, जो interest rate होता है उसके inflation से नीचे अगर हो,
आपकी तो वो नेगेटिव रियल रेट्स होते हैं. वो अगर होता है तो लोगों की कंजम्पशन की टेंडेंसीज बढ़ जाती है, सेविंग्स नहीं करते हैं. क्यों आप करेगा जब आपको बैंक में इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन से कम मिल रहा है, बर्न हो रहा है, कैश बर्न हो रहा है. तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में आई थिंक मोर कॉम्प्लिकेटेड है, मगर ये बात है कि हम लोग ने, गवर्नमेंट ने भी, स्टेट बैंक ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया. आई थिंक अगर अंडरस्टैंडिंग है भी नहीं तो I think there'll be a lot of criticism, and there are people, friendly voices like me, who will be there critical, and I think they are within PTI very sensible people who are very cognizant. ये उनको समझ है इन चीज़ों की कि ये जो है इस किस्म से पिछले तरीके से, और मोरओवर रियलिटी ये है कि we cannot go down that expansionary route now without restructuring first the economy. जब तक हमारी इकॉनमी एक बेस पर आए जो प्रोडक्टिविटी बढ़े, जो जिसमें हमारी competitiveness इंटरनेशनली बढ़े, जिसमें हमारे लोग एज competitive as say Vietnam and all, we will not be able to grow out of this problem. And I think there'll be no magic bullets के 50 बिलियन ओवरसीज लिया है और कुछ मैजिक हो गया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर लिया. हाँ, क्योंकि मुझे पर्सनली ये लगता है कि खान साहब उस फ्लो में हैं कि वो मिडल ईस्ट वाले फ्लो में, कि तेल आया, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बन गई, फिर एकदम से एक सिस्टम, एक अच्छी वाइब शुरू हो गई, तो बस ग्रो कर गए. देखिए ये तेल वाला, आई थिंक इट्स गुड, बट frankly speaking, I am not too confident that is the best model, and moreover it is in the hands of God. हमारे पास अगर तेल आया नहीं आया, मगर हम काफ़ी मुल्क दे सकते हैं, जैसे नाइजीरिया जिसमें बहुत सारा तेल था और है, मगर इट्स पाकिस्तान जैसा हाल है. ये कहते हैं रिसोर्स कर्स, कि आप उसको ठीक से एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, बल्कि इनफैक्ट आई थिंक मिडल ईस्ट में भी काफ़ी वेस्टेज हुई. इफ़ यू कंपेयर जो फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं, वहाँ कोई तेल नहीं, उनके बेसिकली इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऐसी थी कि मेहनत करा, और वो हमसे कोई ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो हमसे ज़्यादा कोई उन जीनियस नहीं थे, मगर बेसिकली एक सेंसिबल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ थी, जो लोगों की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको इम्प्रूव करा और उनको यूटिलाइज़ करा. और उसमें यह भी है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं जाके उनने वहाँ इन्वेस्ट करा कि वहाँ प्रोड्यूस करें और बाहर बेचें. ये चाइना में भी यही हुआ एवेंचुअली, कि उनने शेंजन खोला, उसके बाद और भी ग्वांगडोंग खोला, उसके बाद काफ़ी खोलते गए कि उनकी जो लेबर फोर्स है उसको आके इस्तेमाल करे, फिर उसको बेचे. We need to be open to the rest of the world, and if we do, we will find these things can turn on a coin. It can happen very quickly, and when it starts happening, there's the negative snowball, there's a positive snowball as well. There's a sort of, it builds on it. There's a virtuous cycle होता है कि एक बंदा देखता है, यही वियतनाम में वहाँ एक कंपनी आई, उसके बाद दूसरी कंपनी आई, कंपाउंडिंग इफेक्ट आया, और लोग सुनते हैं, बात करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ फैलता है कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त है. वन ऑफ द थिंग्स इज एक्चुअली, जैसे अभी मेरी एक बात हो रही थी, आपने सुना होगा कि एक मेरा दोस्त है जो software company, and he said Pakistan is the cheapest place in terms of software engineers and computer scientists today. The nearest competitor is Turkey, but we have an advantage. हमारी English बेहतर है उनसे, तो in some ways it's half the price, आधी price पर Turkey. India is out of it. India is not even competitive. इसलिए मगर इंडिया में वो तरीका बन गया, कंपनीज हैं, so they keep getting jobs. But that could be an industry. We are becoming competitive simply because of the pricing. Now there has to be some ability to mobilize our competitiveness, bring in international investors. But if you have continued rent seeking by your largest players and your elite, and वो international player भी जो है उससे भी आप छीनना चाहेंगे, you will not have any international investment. You need to have an environment where there's competitiveness, openness. आपने ये जो restrictions करे हैं in terms of both imports, आप तो हम लोग imports के बारे में dividends नहीं बेच रहे, because of that companies are closing down. जब आप dividends नहीं बेच बाहर भेजेंगे आप कंपनियां, why will they want to come and invest? Those are very negative signals. The only way to operate in this world right now is to integrate with the world. We have, in terms of population, probably about 2.5-3% of the global population, or probably 4%. In terms of our
GDP to global GDP is less than 0.3%. In terms of trade, even lower. So हम लोग कितने unintegrated हैं, we are not at all part of the world. If we are going to, आपकी पूरे दुनिया में ट्रेड जो है, पूरे ग्लोबल जो GDP है, it's probably 85-90 trillion dollars a year. उसमें जो ट्रेड है, roughly I speak, I may be wrong, about 10-15 trillion. Now, of that, हमारी trade altogether कोई less than 60-70 billion. We are nothing. We're not part of the world. हमारी imports to GDP, सारे लोग complain करते हैं imports to GDP. It's about 15-16%. Exports to GDP less than 5%, less than 10%. Vietnam में your imports to GDP is close to about 100%. GDP, absolutely. Exports slightly more than 100%. Now that's how they are completely integrated. India's much more than us. हम लोग से पीछे होता था India. So we need to open up to the rest of the world. We can't have these barriers. We can't keep thinking that we will succeed just by say. एक और चीज़ हम लोग ने टच, import substitution. ये एक concept हम लोग ने लिया जो 70s में फार ईस्ट में डिस्कार्ड कर दी, कि इंडिया में जाके 90s में उन्हें डिस्कार्ड करा है, बांग्लादेश ने उससे भी पहले करा है. इफ वी कंटिन्यू दिस सिली पॉलिसीज जो 1950s and 40s की थी, वी आर नॉट गोइंग टू प्रोग्रेस. वी नीड टू, वेरी सिंपल थिंग, बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एंड वी विल नॉट ग्रो बाय थिंकिंग कि हम लोग अपनी बैरियर्स करें, एलीट को प्रोटेक्ट करें, सब्सिडीज दें और ग्रो करते रहें. एक बात बताएं, IMF आ रहा है हमारे पास. उस वक्त तक आ गया होगा जब ये ब्रॉडकास्ट IMF आ गया हमारे पास. IMF जनरली बड़े लोग कहते हैं ऑफन टाइम्स यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल. IMF हो गया, FATF हो गया, इस तरह के वो होते हैं. हमें पता है ग्लोबली देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन बिटवीन सॉर्ट ऑफ टू पोल्स, एंड इस डेकेड में हमें वो एक शिफ्ट नज़र आएगा आने वाले वक्त के अंदर. मैं जब पाकिस्तानी इकोनॉमी को देखता हूँ ना, तो लोगों को लगता है कि हम लीप फ्रॉग कर लेंगे और मैजिकली भूखे लोग जो हैं वो सडनली AI इंजीनियर्स बन के निकलेंगे, जो कि डजंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस. यू नीड टू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, द एजुकेशन, अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट सॉर्ट ऑफ ऐड टू वेयर लेट्स से इंडिया इज टुडे. When I look at the opportunity, I thought one of the biggest one we had was China growing old, China growing expensive, and China being integrated with the global markets. Chinese tend to come in and they have that sort of a वो कि वो लेबर को इस्तेमाल करना जानते हैं, उनका एक्सपीरियंस है up until recent history, and so it made a lot of sense to think कि चाइना जो है ना वो फार ईस्ट में जाता है. वियतनाम के अलावा कोई ऐसा मार्केट बचती नहीं है जहाँ पे सस्ती लेबर हो. इंडिया से उसकी ऐसा दोस्ती यारी चल नहीं रही. अफ्रीका इज़ अ बिट टू प्रिमिटिव. ठीक है, बंगला थोड़ा ऑन सम लेवल, बट पाकिस्तान वाज राइप कि यार वो उनकी कंपैरेटिवली लोअर वैल्यू इंडस्ट्री को रिलोकेट करें, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें, पर्टिकुलरली अफ्रीकन मार्केट जो कि लो वैल्यू पे बहुत ज़्यादा आने वाले वक्त में ग्रो करेगी, और वो है भी डायरेक्टली कनेक्टेड हमारे से. और वहाँ से आपका चलो सारा वो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट्स है वो ले भी जा रहे हैं, वो कॉस्ट की मद में इतना डॉलर आपके मुल्क में फेंकेंगे कि आप उसी में ही जो है ना आपका सीन हो जाएगा. दैट अलॉन्ग विद द ट्रेड रूट्स दैट पोटेंशियली open up with potentially Central Asian states and so on and so forth, it made a lot of sense. That plan makes a lot of sense. अगर हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग नहीं करते, हम IMF की साइड पे जाते हैं, हम पोटेंशियली ऐसे कोई डिसीजंस लेते हैं जिसमें जब हमें पता है हिस्टोरिकली एवरी टाइम वी been in a poor financial state, we've had to let go of sovereignty on some level. And sovereignty at this point in time when we're going to the Western friends, वो political है. We know the world is political right now, and it will come with some sort of a political cost, some sort of taking sides. Do you think that would be a wise decision, considering ke I remember I was speaking to if I remember this correctly, it was Cameron Munter, the ex-ambassador to Pakistan, and he was speaking about how पाकिस्तान में उन्होंने भी बोला रेंट सीकर्स हैं, ये हैं वो हैं. हमने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि हमारे, लेकिन अमेरिकन वर्क एज अ बिजनेस एंड दे डोंट दे. तो मैंने को ये बोला, मैंने कहा आप मिलिट्री एड की बात करते रहते हैं, व्हाई डोंट यू कम अप विद डेवलपमेंट एड.
आप आएँ आके हमारे लोगों को ट्रेन करें, हमें बताएं इस तरह. बट अगेन उनका वो तर्ज ही नहीं है, वो बहुत आगे के फ्लो में चल रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आती, वो फैक्ट्रियाँ नहीं खोलने आ रहे हैं यहाँ पर. बिल्कुल. वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार आप फिगर आउट करो फैक्ट्री किस तरह खोलनी है, हमें माल भेज दो. तो वो तो जो ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज या प्रोसेसेस या वो हैं, वो तो कर ही नहीं रहे, जो कि चाइनीज़ कर भी रहे थे. इवन सीपेक के दौरान हमें टाइलों का पता लगा, टायरों का पता लगा, वगैरह वगैरह. तो डू यू थिंक कि ये जब हम इस तरफ जाएंगे और शायद हमें एक पॉलिटिकल कॉस्ट बेयर करनी पड़े, तो देन वी हैव पोटेंशियली एनी अपॉर्चुनिटी? बिकॉज मुझे तो यही लग रहा है कि वी कुड एंड अप बीइंग अ क्लाइंट स्टेट. You know, I'll go back to science. आपने ग्रेविटी का सुना होगा, जो फोर्स होता है, it's m1 times m2 over r square. राइट, आपको याद है? तो that's gravitational pull. राइट. इसमें वेरी इंटरेस्टिंगली ट्रेड में भी ये कहते हैं ग्रेविटी मॉडल होता है, m1 times m2 डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंट्रीज, द साइज ऑफ द इकोनॉमीज, divided by the distance of the countries and connectivity in terms of roads and all that. तो जो हमारी naturally attractive markets हैं, China, India and Middle East. These are the big markets. China is huge if you think about how big a market it is, about potentially a $15 trillion market. India is slightly less, about $4 trillion market, 3 trillion, 3.5 trillion. Then there is Middle East, probably 2.5 trillion. These are the biggest, and सबसे ज़्यादा proximity अगर R देखें वहाँ सबसे कम है. So distance. Now those are the markets we should really be focusing on first, because that's where there's going to be natural connectivity. And एक दूसरे studies भी हुई हैं, potential exports to China, for instance, is in the tune of at least 15 billion, possibly 20 billion, and we are only exploiting about 2-3 billion, probably less right now. Similarly, अगर इंडिया के साथ भी अगर relationships बेहतर हो जाए, there's a problem there because of the current government, but ये इंशाल्लाह हमेशा नहीं है. We could again now and then there's the other aspect. If they start trading and they will start exporting, they might come and start setting up factories. So it makes absolutely no sense that we should be first looking at Europe and America, which are distant by geography, by culture, by economic zones, so many things, and ignoring our closest partners. Everywhere in the world, you first trade with your neighboring countries, you first expand that base, and then you obviously look. And as I say, you have to be part of the world. But really, it is absurd that we should think that we can go and conquer in America and Latin America when we have not even really explored fully our neighboring countries, especially China, where we have such deep relationships. We have actually not exploited the opportunities that CPEC involved. हमने सारे उनके investment करा दी power sector में, which was not the best investment. We should have done concurrently. आदि अगर वो करते आदि करते के industries लाओ, we probably would have been much better कि यहाँ से re-export करो. China के लिए अगर बना के re-export. There were many things we could do, and it's never too late. We should really think about it. We should really not lose out the opportunity with China. China, whatever said and done, is going to be, if not the biggest, will be equally big as America. It is increasingly aging. It needs labor force as well. It is also increasingly looking to become a consumption economy. They can't be continuously exporters. That's simply not possible forever to just build up their surpluses. So when it becomes a much more consumption-driven economy, where will they? So we cannot even imagine, and that will be the greatest folly we do, is to lose that strategic relationship with China and to build on it. But strategic, हम लोग बस strategy पर रहते हैं. It should be commercial strategy, and commerce cannot be based on simply भाईचारा or basically के nuclear bomb बना देना ऐसी चीज. It has to be based on it is economically viable. It should be such that it makes sense for the Chinese industries to come and set up here and to be able to re-export. It should mean that our labor force it is productive and it is competent and it has the skills. It should have the infrastructure, which is to a certain extent they'll help us build that. So we need to provide them that
comfort level. And if we don't do that, we'll be making a great mistake. Personally, I'm not too many. We should even talk to India in these terms. Look, when you want to grow an economy, आप हर शख्स से बात करते हैं. And at the same time, European Union GSP को restore करें, उसको और बढ़ाएं. Restore तो है, मगर उसको और बढ़ाएं. We have to look globally, but to ignore your neighbors is one of the biggest foolishness हम लोग करेंगे. Do you think इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, कंसिडरिंग के अगेन जब भी हालात इस तरह इस लेवल पे ख़राब होते हैं ना, तो मुझे लगता है कि चेंज सबसे ज़्यादा भी आ सकता है, क्योंकि beggars cannot be choosers. That is as unfortunately as true as it can get. I think it is not impossible इंडिया के साथ. I think the current Modi government is probably a very difficult one. उसकी एक ideological hatred लगती है. But again, India, if it wants to grow and it becomes a regional power, it needs to have Pakistan on board. It does not help it by having it as hostile. उनकी अगर United Nations में permanent seat चाहते हैं, Pakistan is always the hindrance to that. So I think if they were to think more broadly, they might. Now, it may not happen in the next 1 year, 2 years, but it will eventually happen. I'm pretty confident about that. But really, we have to be thinking in terms of China, Russia, even Afghanistan. And it is your neighbors that you want to have the best relationships with. You can have your rivalries, but you can't have hostile relationships with your neighbors. And certainly not cold relationships, just as China. We really need to make it much more intense in commercial sense rather than strategic sense only. राइट थोड़ा सा मैं इसको रैप अप करना चाहूँगा. आई जस्ट वांट योर ओपिनियन ऑन वन थिंग. देखिए, मुझे जो पर्सनली लग रहा है ना, वो मुझे ये लग रहा है कि कोई चांस रह नहीं गया. समटाइम्स ऐसा होता है कि इकोनॉमिक्स आपके निज़ाम को कंट्रोल कर लेती है. इट सॉर्ट्स इटसेल्फ आउट. नेचर प्लेज इट्स कोर्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म के ऊपर there are certain people who would try really, really hard to protect their original sort of rent-seeking, elite-captured वो हर जगह कोशिश करते हैं. हर जगह elite यही होता है. हाँ, और मुझे पर्सनली ये लगता है, the way that I see it is कि पाकिस्तान के अंदर elite ने इसको extract किया and now वो extraction towards the end आ गई. और पहले ये था कि वो extract करते करते उन्होंने बड़े सारे लोगों को राम भी कर लिया मार्केट करके कि यार पैसे दे दो, ये कर लो, वो कर लो. नाउ we're at that breaking point जिसमें it has become unsustainable. So there is a certain decision tree जिसके अंदर आप जो है वो either you will restructure, if not go to IMF. You go to IMF, either you reform, if not you go back to default. This time you go to default, IMF is not going to come back, and so you restructure and you reform. One way, or do you think? Correct me if I'm wrong. I'll tell you, it's interesting you put it as a binary between IMF and restructuring. मैं ये जो प्रोग्राम है, अगर रिस्टोर हो गया होगा जब ये प्रोग्राम होगा, ब्रॉडकास्ट होगा, तो लेट्स अज्यूम के हो जाता है. ये जो प्रोग्राम है, it comes to an end in June this year. Right. It comes to an end in June. और आपने जैसे शुरू ही में कह दिया 35 बिलियन हर साल देना है, 100 बिलियन और प्लस over the next 3 years. So you will still need IMF to a certain extent. And the fact of the matter है, आपको फिर एक नया प्रोग्राम करना पड़ेगा. जब ये नया प्रोग्राम, ये 23rd, 24th भी करना पड़ेगा. हम लोग की हालत यही है. इस दफ़ा जो है, I am pretty confident. I am absolutely confident. Even IMF is not going to say कि ये ले 6 बिलियन, ये ले 7 बिलियन. वो बोलेंगे ये सस्टेनेबल ही नहीं. ये वो भी डेथ सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस करते हैं. वो भी बोलते हैं वो भी पागल नहीं है. बोलेंगे दिस इज नॉट वर्केबल. यू नीड टू हैव restructuring. Absolutely, that's what I'm saying, right? So whatever, no matter how you look at it, eventually all doors lead to restructuring and reform, like उस तरह से. And so the market in a weird way is going to fix itself. It will force itself upon us. Exactly. And so the way that I see it is कि हर इकोनॉमी का एक certain moment होता है. इंडिया का 91 में था, बहुत सारी और कंट्रीज़ का बहुत सारे और टाइम्स पे आया है. And you've mentioned multiple times how they sort of eventually the market, and you said it very rightly कि हम कहते हैं कि हमारा मसला है by and large हमारे इर्द गिर्द सभी एक जैसे थे. बिल्कुल. राइट. कुछ लोग OPM पे थे, कुछ लोग करप्ट थे, कुछ लोगों का ये मसला था, वो मसला था. Eventually when you give them the right factors, things sort of
sort themselves out. How long do you see this crisis? अगर मैं आपसे कहूँ, I know you can give me a legitimate कोई data backed, but there are a lot of variables. But how long do you see this crisis? कि यार short term के ऊपर maybe we're seeing like 3 to 5 years of hard times, and then interestingly, if we go on that path of reform, and that's the interesting thing, एक दफ़ा आप reform शुरू कर जाते हैं तो उसमें एक बहुत virtuous cycle होता है. It builds on itself very quickly. एक accelerating process हो जाता है. तो एक बैग आप गुर्बत में भी हो तो एक बैग मज़ा आने लगता है. Because all of a sudden, our minds are just amazing things. When we can see a future, even though we are in poverty, बड़े खुशी होने लगती है. So, frankly speaking, this period is not simply हम लोग की materially हम लोग सफ़र कर रहे हैं, लाइट जा रही, पेट्रोल महंगा हो गया, खाना लोगों को नहीं मिल रहा है, जो भी है, poverty, jobs. It's actually the emotional जो टोल ले रहा है हम लोग पर, मुल्क पर. आप every next person is feeling low. Depression is, वो जो है ना, that is the real disaster. ये जब एक दफ़ा रिफॉर्म शुरू हो जाएगा और एक क्लैरिटी ऑफ विजन होगी और लीडरशिप होपफुली हैज़ दैट क्लैरिटी ऑफ विजन, then frankly speaking, India turned itself around actually, believe it or not, and you'll find that within a year and a half. Once it went into the crisis, it was out of the IMF program within a year and a half because they did, and after that they never looked back. Now, we'd be very lucky if we did it in a year and a half. But once we have that set motion, then frankly speaking, even if we do it in 2 years, then it will just be positive onwards. And I think, in some ways IMF coming और आ गया, ये लोग बड़े खुश हो रहे हैं. मुझे तो एक लिहाज से बड़ी अफसोस हो रहा है कि जो हमारी जो इनविटेबल डिसीजन था, जो होना चाहिए था, वो कुछ साल और डिले हो गया, वो 6 महीना और डिले हो गया. We much rather we should bite the bullet. जो डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी होती हैं, we should do immediately. Look, I've been a cancer patient, It was really painful जब मुझे बताया गया कि you have to do chemotherapy. But that chemotherapy made sure it was painful for 6 months. मगर after 6 months, it's been, mashallah, 3 साल, I've been better, I've been healthier, more active than ever. Look, so if you imagine we need to go through that surgery and chemotherapy, and if we don't, we'll just actually progressively suffer as a country. We'll hopefully not die out, but we'll definitely continue going down that bottom and scraping around the bottom. So ये जो है ना, I actually sometimes things never let a good crisis go to waste. पुरानी कहावत है, but हम लोग अभी जो है वो waste कर रहे हैं. And ये एक voice हो जानी चाहिए कि we should be, especially हमारे जो so-called chattering classes. I would like to think chattering classes should not be most important. हमारे अवाम में कि देखो हम लोग तैयार. Actually मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा है कि हमारी अवाम जो है तैयार है. अवाम को anyway सफ़र करती है, उनकी क्या उनकी लिविंग होती है. अवाम is actually very ready to sacrifice, but they need a clarity of vision. उनको अगर 5 साल और 10 साल और 15 साल का एक रोड मैप दिखाई दिया जाए और क्लियरली हो और ऑनेस्ट रोड मैप हो, they'd be very happy to embark on that journey. And just like the Vietnamese, there has to be a clear path. And that is for the moment missing because हमारी आदतें जो हैं वो जाके इधर से बोरो करो, उधर से ज़रा पैसे लो, 6 महीना और गुजार लो. लिटरली वी आर वन ऑफ दोज कि अगर सजे जो घर में होता है ना, कोई जो बेचारा जो लफंट्रा से इधर से अंकल से पैसे ले लो, उधर से पैसे ले लो, वो हम लोग का हाल हो गया है. और उसकी वजह से आपका हम लोग को कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करता है. Makes sense, Javed bhai. Thank you so much for taking the time out. Insightful as always. Thank you very much, Muzamil, for having me. I hope the next time we meet, it's under different emotional circumstances. Inshallah. अभी तो आजकल थोड़ी सी ज़रा downers हुए हैं, but thank you so much for coming in and sharing all that insight. Thank you very much. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो दोस्तों यार साथ जरूर शेयर करिए. कमेंट्स में आके ज़रूर बताएं
What are your thoughts on the economy? How do you see it going? What are the potential solutions that you think can possibly work? इसी के साथ साथ YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. फेसबुक वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक करके TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यू कैन जॉइन दैट एज वेल. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाली एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. यहाँ पर कहीं पर ईजी पैसा, जायज़ कैश, सादा पे आ रहा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, we accept anything from ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzamil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.